स्टार्टर्स हमारे पास दो तरह के स्टार्टर्स हमें स्टडी करना है। एक तो 3 पॉइंट स्टार्टर है और एक है 4 पॉइंट स्टार्टर। और ये दोनों ही स्टार्टर जो हैं हमारे शंट और कंपाउंड मशीन के लिए है। शंट एंड कंपाउंड मशीन के लिए, ठीक है। अब इससे पहले कि हम इन स्टार्टर्स को स्टडी करें, एक बार हम वापस से रिकॉल कर लेते हैं कि स्टार्टर्स की जरूरत क्या है और कैसे इस रिक्वायरमेंट को हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें एक मोटर की, डीसी मोटर की, शंट ले लेते हैं अभी हम। मान लो ये शंट मोटर है आपके पास, तो जब आप इसे सप्लाई से कनेक्ट करोगे ना, तो ये करंट ड्रॉ करेगी IL, जिसका कुछ पार्ट जाएगा इसमें जिसको हम IF बोल रहे हैं, और यहाँ पे आर्मेचर करंट जाएगा, ठीक है। तो IL इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IF प्लस IA। एक्चुअली दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन हियर। व्हाट इम्पॉर्टेंट इज, देखो, जब आप V वोल्टेज स्टार्ट करोगे, इनिशियली क्या होगा, जो स्पीड होगी ओमेगा वो 0 होगा, ठीक है ना। इनिशियली जो रोटर यस होगा सर। वो रेस्ट पे होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बैक EMF कितनी जनरेट हो रही होगी, K फाई ओमेगा M। क्योंकि ओमेगा M 0 है तो बैक EMF कितना है, दैट इज 0, सिंस दिस इज 0, ओके। अब उस केस में अगर हम इक्वेशन लगाएं, यहाँ पे KVL लगाओ, देखो KVL लगाओगे तो क्या पाओगे, यहाँ पे ये EA यहाँ पे जनरेट होता है ना, और इसका अपना रेजिस्टेंस RA है। तो जब आप KVL लगाओगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, V इज इक्वल्स टू EA प्लस IA RA। अब इस इक्वेशन में देखो जरा, EA तो 0 है तो IA कितना हो जाएगा, V अपॉन RA, ठीक है। ये स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग के लिए हो गया ये IAS, स्टार्टिंग हम बोल देते हैं इसको। इसके अलावा अगर वैसे जनरल कंडीशन में, नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में क्या होगा, V माइनस EA ओवर RA, ठीक है। तो नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में होता क्या है कि बैक EMF सफिशिएंट होती है। मान लीजिए ये आपका 200 वोल्ट है, V जो आपने सप्लाई दी है, DC सप्लाई, तो ये लगभग 180, 190, 195 ऐसा कुछ करके रहेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस बहुत कम होता है जब हम उसे रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हैं। तो डिफरेंस कितना हो गया, सपोज कीजिए 190 ले लेते हैं हम इसको, और RA को हम ले लेते हैं 0.1 ओम, ठीक है। तो कितना हो गया, या फिर 1 ओम ले लेते हैं RA को हम, सपोज कीजिए। तो ये डिफरेंस 10 हो गया, डिवाइडेड बाय 1 कितना हो गया, 10 एम्पियर करंट हो गया यहाँ पे मशीन का। लेकिन आप सोच के देखिए, जब EA अगर 0 हो गया तो V कितना है, V पूरा का पूरा 200 है, and this V divided by 1 ohm will give you 200 amperes। अब यहाँ पे देखो जरा, 20 टाइम्स करंट आपका फ्लो कर रहा है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो स्टार्टिंग करंट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जो वोल्टेज आपने अप्लाई करी है उसको अपोज करने के लिए बैक EMF जो होती है, EA जो होगा वो आपका 0 होता है। अब जैसे जैसे ये स्पीड बिल्ड करती चली जाएगी मोटर, वैसे वैसे बैक EMF जनरेट होता चला जाएगा। उसके एक बार बैक EMF जनरेट हो जाएगा फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक बैक EMF नहीं है या कम है बहुत, ये करंट बहुत ज्यादा होगा। अब सपोज कीजिए इनिशियली तो ये 20 टाइम्स करंट है, बाद में 19 टाइम्स हो गया, 18 टाइम्स हो गया, 17 टाइम्स हो गया, धीरे धीरे ऐसे कम हो जाएगा ना कुछ सेकंड्स में जाकर के, ठीक है। तो अब लेकिन होगा क्या, 20 टाइम्स से ये क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा, लेकिन एक एक ड्यूरेशन के लिए, स्टार्टिंग ड्यूरेशन के लिए बहुत हैवी करंट जो होगा वो यहाँ पे फ्लो करेगा। ये इससे ज्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है RA की वैल्यू पे। ये 20 टाइम्स से ज्यादा भी हो सकता है इनिशियल पर। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसको लिमिट करना चाहते हैं, स्टार्टिंग करंट हमारा एक फिक्स्ड वैल्यू से ज्यादा ना हो, ठीक है। सपोज करिए आप 5 टाइम्स से ज्यादा लिमिट चाहते हैं कि 3 टाइम्स या 2 टाइम्स से ज्यादा इसके अंदर ना जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो IA इज इक्वल्स टू होता है V माइनस EA ओवर RA, ठीक है। EA अगर आपका 0 हो गया तो न्यूमरेटर बढ़ गया, ठीक है। वोल्टेज आप जो सप्लाई दे रहे हो वो है फिक्स, तो आप क्या कर सकते हो, अगर न्यूमरेटर बढ़ गया तो आप डिनोमिनेटर भी बढ़ा दो। आप क्या करो, डिनोमिनेटर को भी इंक्रीज कर दो सच दैट कि ये रेशियो सेम रहे। अब ये RA प्लस R कैसे हो सकता है, अगर हम मशीन की बात करें तो मशीन में आप देखो जरा, इसका रेजिस्टेंस RA है, अगर इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस डाल दिया जाए R, तो ये काम किया जा सकता है,
तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि रियोस्टेट डाल सकते हैं, और इस रियोस्टेट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो शुरुआत में आप इस रेजिस्टेंस को काफी हाई रखिए, और धीरे धीरे क्या करते चले जाइए, जैसे जैसे ये करंट सेटल होता चला जाएगा, यहाँ पे स्पीड पिक करता चला जाएगा, आप क्या करते चले जाइए, इस रेजिस्टेंस को कट करते चले जाइए। जैसे जैसे आप इस रेजिस्टेंस को कट करते चले जाओगे बाद में, ठीक है, तो क्या होगा, करंट आपका जो होगा वो तो स्टेबल ही रहेगा, लेकिन आपका क्या होगा यहाँ पे, अगर आर हम कट कर दें, आर क्यों नहीं, आर क्यों कट करना है हमें बच्चों, इसको हम ऐसे क्यों नहीं छोड़ सकते, बोलो। देखो इससे आपकी एफिशिएंसी नहीं रिड्यूस हो जाएगी क्या, अगर ये रेजिस्टेंस जितना ज्यादा है, अगर ये आर्मेचर सर्किट में है, आप जो करंट ड्रॉ कर रहे हो आई एल, यहाँ पे जा रहा है आई एफ और यहाँ पे आई ए, तो अगर ये रेजिस्टेंस स्टार्टिंग करंट तो आपने लिमिट कर दिया, लेकिन अगर इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे रखोगे ही, इसको हटाओगे नहीं, तो क्या होगा, पूरा टाइम इसमें आई ए करंट जाता रहेगा, और आई ए स्क्वायर आर लॉसेस बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो ये अननेसेसरी वेस्टेज है पावर का, यहाँ पे हीट होता रहेगा खामखा, और कुछ भी इसका फायदा नहीं है, इसका कोई यूसेज नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते रहते हैं, इनिशियली हम क्या करेंगे, हाई रेजिस्टेंस यहाँ पे डाल देंगे इसके सीरीज में आर्मेचर के, और उसके बाद धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, उसको कट कर सकते हैं, और उसको कट करके हमें क्या मिल जाएगा, हमारा करंट भी कंट्रोल हो जाएगा और स्पीड भी पिक कर ली जाएगी, दोनों काम हमारे हो जाएंगे, ठीक है। और एफिशिएंसी जो होगी वो केवल स्टार्टिंग के टाइम पे हमारे कुछ पावर लॉस होगा, पूरा रनिंग टाइम पे ये ज्यादा लॉस नहीं होगा, क्लियर है ये। तो लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पे, रियोस्टेट स्टार्टिंग करते वक्त हम रियोस्टेट से स्टार्ट नहीं करते, अगर आपने देखा हो लैब में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक पैनल जो हमारे पास होता है उसमें कैसे करके क्या होता है, एक स्विच लगा होता है, यहाँ पे एक हैंडल होता है, ठीक है, इस हैंडल को हम धीरे धीरे मूव करते हैं, धीरे धीरे मूव कर करके स्टार्टिंग पे लेके जाते हैं, बाद में क्या होता है, ये यहीं पर ही क्या हो जाता है, चिपक जाता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से, ठीक है। और ये ऑफ कंडीशन है इसकी, और ऑफ से जैसे जैसे हम उसे घुमा करके जाते हैं यहाँ पर, ये इसकी ऑन कंडीशन हो जाती है, तो हम ऐसे कट करते हैं इसको। यही क्या है हमारे यहाँ पर ये 3 पॉइंट स्टार्टर मोटर हम यूज कर रहे हैं लैब में, ठीक है। तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि ये कैसे स्टार्ट करता है, लेकिन उससे पहला क्वेश्चन ये है कि इसकी जरूरत क्या है, खाली रियोस्टेट से काम नहीं चल सकता क्या, ये काम का इतना खर्चा करना या इतना ज्यादा सर्किटरी इन्वॉल्व करने का कोई मीनिंग भी है, या फिर ऐसे ही हम इसको 3 पॉइंट स्टार्टर को लगा करके बैठ गए, सिर्फ एक रियोस्टेट से काम चल सकता था, तो ठीक है। तो उसका रीजन हम देखते हैं, देखो जरा पहले तो एक चीज यहाँ पर समझो, यहाँ पर क्या है, गलती के चांसेस है, मान लीजिए आपने जो रियोस्टेट लिया है उसमें क्या होगा, शुरुआत में आपको मैक्सिमम पे रखना पड़ेगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो होंगे वो मैक्सिमम रखना पड़ेगा आपको इस केस में, जब आप ऐसे करोगे रियोस्टेट से कंट्रोल करोगे। अगर बाई चांस आपने कभी ऑपरेट करा और इसको भूल गए, या फिर आपको लगा कि आपने मिनिमम पे रख करके ही, आपको लगा क्या कि आपने मैक्सिमम पे रखा हुआ रियोस्टेट को, और आपने मोटर को स्टार्ट कर दिया, तो फिर से वो फुल लोड यहाँ पर जो होगा काफी वही 20 टाइम्स 25 टाइम्स 10 टाइम्स 15 टाइम्स करंट जो होगा इसमें फ्लो करेगा, अगेन फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उसकी अभी हम बात करते हैं। लेकिन आप ये देखो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। दूसरी चीज हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही मान लो अगर बीच में पावर चली गई, अब ऐसा थोड़ी है कि मोटर एक बार स्टार्ट करने के बाद बस मोटर को ही देखते रहेंगे, पूरा टाइम घूरते रहेंगे हम उसको, नहीं ना, हम तो ऑपरेट कराएंगे, एक बार साइड हो जाएंगे, या हो सकता है कि हमें थोड़ा सा इधर उधर होना पड़े, जाना पड़े कहीं पे, ठीक है। अब मान लीजिए एक बार पावर हो गई ऑफ, और फिर दोबारा से पावर आ गई, तो रियोस्टेट तो आपका मिनिमम सेटिंग पे था, क्योंकि एक बार आपने इसको स्टार्ट करने के बाद रियोस्टेट को तो मिनिमम पे कर दिया, ठीक है। अब पावर ऑफ हो गई, दोबारा स्टार्ट आ गई पावर, इतने में आप वापस आए, तो उतने में ये वापस से करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, हो सकती है क्या होगी प्रॉब्लम। अब ठीक है, इसके अलावा ये देखो कि अगर बीच बीच में आपका लोड जो है वो बढ़ जाता है, मान लीजिए, ठीक है, लोड बढ़ने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो करंट है आईएल बहुत ज्यादा ड्रॉ होने लगेगा, तो आईए भी बहुत ज्यादा होने लगेगा, ठीक है। तो आईए जो बहुत ज्यादा होने लगेगा, हमें उसे भी लिमिट करना है, ओवरलोडिंग कंडीशन पे से भी प्रोटेक्शन हम कर सकते हैं इस स्टार्टर की मदद से। तो इस स्टार्टर को 3 पॉइंट स्टार्टर या 4 पॉइंट स्टार्टर को यूज करने का एक एडवांटेज ये भी होता है कि ओवरलोडिंग के टाइम पे भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो स्टार्टिंग के टाइम पे तो कर ही रहा है,
इसमें क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जाएगी ये हैंडल क्या होगा, ये अपने आप वापस आ जाएगा अपनी ऑफ पोजीशन पे, ठीक है। अपनी ऑफ पोजीशन पे वापस आ गया तो इसका मतलब क्या है, दोबारा पावर आएगी तो मशीन को आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, अपने आप स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। तो मिनिमम रेजिस्टेंस नहीं है अब सर्किट में, और क्योंकि मिनिमम रेजिस्टेंस अब सर्किट में है नहीं, तो यहाँ पे डैमेज का खतरा भी नहीं है, यहाँ पे डैमेज का खतरा है। अगर इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताइए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। बोलिए, एक बार इसको देख लीजिए। सर यार, हेलो हेलो हाँ बोलो। सर, यार आर्मेचर वाले पार्ट में सर डैमेज का खतरा क्यों है सर? हाँ क्योंकि लॉसेस हो जाएंगे वहाँ। हाँ वो हम बताते हैं कि ज्यादा करंट होने से क्या, आप ये पूछना चाह रहे हो ना, ज्यादा करंट होने से क्या नुकसान है ना? सर हाँ देखो जरा यहाँ पे, देखो अगर आपने स्टार्टर नहीं लगाया तो करंट बहुत ज्यादा फ्लो करेगा, लगभग 20 टाइम्स, ये हमने देखा एक एग्जांपल की मदद से। इसके इसमें इस एग्जांपल में कितना 20 टाइम्स करंट जा रहा है, तो इतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसके क्या क्या डिसएडवांटेज है वो हम देखते हैं। देखो जरा, ये हमारे ब्रशेज है ना, या फिर हमने जो मशीन ड्रॉ की थी उस मशीन में हमने यहाँ पे ब्रश रखे थे ना, और ये एक्चुअल में होता क्या है, कम्यूटेटर से कनेक्टेड होते हैं ये ब्रशेस, एक यस सर। कम्यूटेटर सेगमेंट होता है, वहां पे ये ब्रशेस एक्चुअल में कनेक्ट होते हैं ऐसे ऐसे। एक मिनट में इसको ना थोड़ा सा हटाता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ मैं इसको, ब्रशेस को, क्योंकि ये कम्यूटेटर पे कनेक्टेड है ना। नेक्स्ट होगा क्या, यहाँ पर आप देखो कि ये यहाँ से कॉइल वगैरह यहाँ पे वाउंडेड है और यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। एनीवेज, तो होगा क्या, जब यहाँ से ब्रशेस और कम्यूटेटर के बीच में, देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे करंट को चेंज होना पड़ता है ना, ठीक है। देखो यहाँ पे जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा ना, आपका रिएक्टेंस वोल्टेज उतना ज्यादा होगा, कम्यूटेशन में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। देखो जैसे मान लीजिए नीचे डॉट में था करंट और ऊपर क्रॉस होना है, तो जितना ज्यादा करंट होगा डी बाई डी टी आपको उतना ज्यादा चाहिए, मतलब सेम टाइम में आपको उतना ज्यादा चेंज इन करंट चाहिए, तो रिएक्टेंस वोल्टेज उतना ज्यादा होगी यहाँ पे, ये हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे क्या होगा, कम्यूटेशन टाइम में पोलैरिटी चेंज नहीं हो पाएगी, ठीक है। ये जो करंट है ये पूरी तरह से क्रॉस नहीं बन पाएगा, तो बचा हुआ किस में जाएगा, स्पार्किंग में जाएगा। तो आपको ये जो स्पार्किंग है, ये ब्रश कम्यूटेटर एंड पे ये स्पार्किंग जो है नजर आएगी, ठीक है। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा रिएक्टेंस वोल्टेज, और ये जो होगा आपका ब्रश कम्यूटेटर का ये जो ऑपरेशन है, ये उतना ही ज्यादा हिंडर होगा, उतना ज्यादा स्पार्किंग यहाँ पे होगी। तो ये बहुत ही ज्यादा डेट्रीमेंटल है स्पार्किंग, ये ब्रश और कम्यूटेटर के लिए बहुत ही डेट्रीमेंटल है, ठीक है, इस कॉम्बिनेशन के लिए। तो स्पार्किंग बहुत ज्यादा होगी जितना ज्यादा करंट होगा। ये समझ में आ रहा है पॉइंट पहला? यस सर। अब देखो इसमें जो आपने वाइंडिंग लपेट रखी है बेसिकली, इस रोटर को जो आपने वाइंड कर रखा है, इसमें भी करंट बहुत ज्यादा जाएगा, और आई स्क्वायर आर, मतलब यहाँ पे भी हीट जो होगी बहुत ज्यादा जनरेट होगी वायर्स में जो आपने लपेट रखे हैं, जिसकी वजह से ये जो वायर है, वायर के ऊपर क्या होती है, इंसुलेशन होते हैं ना, पतले से वायर होते हैं, इनके ऊपर इंसुलेशन होती है, कोटिंग होती है ना इंसुलेशन की, वो डैमेज हो सकती है, या अंदर वायर में हीट इतनी ज्यादा हो सकती है कि ये वायर ही मान लो जल गया, बीच में से ब्रेक हो गया वायर, बीच में से ब्रेक हो गया, तो यहाँ से करंट फ्लो कर पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो ये वाइंडिंग डैमेज होने के चांसेस है, वाइंडिंग जलने के चांसेस है, इंसुलेशन खराब होने के चांसेस है। क्लियर है ये? ठीक यस है। सर। दूसरा, जितना ज्यादा आर्मेचर करंट होगा, आप सोच के देखो, टॉर्क उतना ज्यादा नहीं होगा क्या? टॉर्क क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई ए के, टी इज इक्वल टू के फाई आई ए होता है ना, तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए। मान लो एकदम से पहले टॉर्क कितना है, जीरो, जैसे ही आपने मशीन ऑन करी है 20 टाइम्स आई ए है, यानी कि जितना फुल लोड करंट होना चाहिए उसका 20 टाइम्स करंट है, तो जितना फुल लोड टॉर्क होना चाहिए, रेटेड टॉर्क होना चाहिए, उसका 20 टाइम्स टॉर्क आपको मिल रहा है, तो एकदम से जर्क लगेगा इसमें रोटर में, ठीक है। तो रोटर में ये जो जर्क लगेगा ना, या इसको हम सडन टॉर्क जो ये डेवलप होगा, इसकी वजह से क्या हो सकते हैं, कुछ मैकेनिकल पार्ट जो हमारे डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। मैकेनिकल पार्ट, रोटेटिंग पार्ट यहाँ पे डैमेज हो सकते हैं, तीसरा रीजन। और जितना ज्यादा करंट आप ड्रॉ करोगे यहाँ से, ये ना ब्रशेस, जितना ज्यादा करंट ड्रॉ कर रहे हैं, सप्लाई वोल्टेज उतनी ज्यादा डिप हो। देख लो, V इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पे, आई ए आर ए हो गया। अगर आई आपने क्या करा यहाँ पे, जैसे ही आप यहाँ पे क्या करोगे, इस आई ए को बढ़ाओगे, ये वोल्टेज जो होगी आपकी ना, ये डिप होने लगेगी,
ये जो सप्लाई वोल्टेज यहाँ पर हमने ड्रॉ कर रखी है ना, जितना ज्यादा करंट ड्रॉ करोगे डिप होने लगेगी। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पे करंट ज्यादा ड्रॉ करोगे ना, तो ये सप्लाई सिस्टम के रेजिस्टेंस में ड्रॉप ज्यादा होने लगेगा, ये वोल्टेज क्या हो जाएगी, ये कम हो जाएगी, डिप कर जाएगी। तो एक सप्लाई साइड का प्रॉब्लम हो गया, कम्यूटेशन का प्रॉब्लम हो गया, टॉर्क मैकेनिकल पार्ट्स में जर्क की वजह से प्रॉब्लम हो गया, इंसुलेशन वाइंडिंग को प्रॉब्लम हो गई। तो किसी भी तरह से तो हम अलाउ नहीं कर सकते ना कि बहुत ज्यादा करंट हमारा मोटर में फ्लो करे। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है। और बाद में क्यों नहीं रखेंगे इस रेजिस्टेंस को, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो स्टार्टिंग करंट तो लिमिट कर दिया, लेकिन उसके बाद इस रेजिस्टेंस को क्यों नहीं रखेंगे वो हमने बता दिया, क्योंकि ये आपकी मशीन की एफिशिएंसी को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है, और स्टार्टर ही क्यों यूज करना है, रियोस्टेट क्यों यूज नहीं करना है, क्योंकि वो ही बेस्ट है हमारे लिए। नहीं तो आपको पूरा टाइम स्टार्टर लगाने के बाद भी पूरे टाइम वहां पर रहना पड़ेगा, और उसके बाद भी अगर कोई ह्यूमन एरर होता है तो फिर माल फंक्शनिंग होगी, और ये डेट्रीमेंटल हो सकता है फिर से मशीन के लिए। कोई डाउट है इसमें तो बताइए। ठीक है बच्चों, अब हमें ठीक है करना सर। क्या है, अब हमें देखना है कि हम 3 पॉइंट स्टार्टर से हम कैसे उस या स्टार्टर की मदद से हम कैसे उसको अचीव करते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा है लैब में हम जब देख रहे थे कि ये जो स्टार्टर होता है ना, एक्चुअली इसके 3 टर्मिनल हमारे पास होते हैं, जिसको अगर आपको याद हो तो LZA हम बोल देते हैं। यहाँ पे थियरी में उसको LZ की जगह F भी बोल देते हैं, फील्ड के लिए Z या F यूज कर लेते हैं, और A तो आर्मेचर का है ही और ये लाइन का है। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम शंट मोटर की बात करें, शंट मोटर में लगाना है ना हमें, तो शंट मोटर में क्या होगा, शंट मोटर की जो वाइंडिंग है उसके 2 टर्मिनल आपके पास होंगे, Z जिसको आप F भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है। थियरी में F ही लिखा होगा, आप बुक में देखोगे ना तो F ही दिखेगा आपको। और दूसरा, इसके 2 टर्मिनल्स होंगे जो कि क्या होंगे, A और AA। अब जो स्टार्टर है उससे एक तो ये टर्मिनल 1 में मार्क कर देता हूं यहाँ पे, ये वहां पे कनेक्ट हो जाएगा, और एक A जो है आर्मेचर जो है वो उससे हम कनेक्ट करते हैं, और एक लाइन वहां से कनेक्ट होता है। याद आ रहा है कुछ? नहीं याद आ रहा कुछ भी, चलो कोई बात नहीं, कोशिश करो याद करने की। देखो यहाँ पे तो स्टार्टर का जो अंदर का होता है ना ऑपरेशन, वो इस तरह का होता है। ठीक है, ये जो है ये आपकी आर्मेचर है, ये A1 A2 कुछ नहीं है, ये A और AA है, और ये F1 F2 कुछ नहीं है, ये Z और Z है। और ये स्टार्टर के 3 पॉइंट हैं, एक तो L, Z और A, जो हम एक्सपेरिमेंट करते हुए यूज करते हैं, इसको LFA भी हम बोल सकते हैं। बोलो, इन दोनों पे तो आपने मोटर के टर्मिनल्स कनेक्ट कर दिए, बचे हुए दोनों टर्मिनल आप कहाँ करते हो, सीधे सप्लाई से कनेक्ट कर देते हो, ये रहा। बीच में यहाँ यस पे एक सर। सर्किट ब्रेकर है, और ये प्लस जो है डीसी का, ये आपने L से कनेक्ट कर दिया स्टार्टर के, और बाकी ये सारा जो है ये सारा अंदर स्टार्टर का ऑपरेशन है जो अभी हमें समझना है। बताओ कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। चलो, तो अब हम क्या करते हैं, स्टार्टर ऑपरेशन की बात करते हैं। ठीक है, हमने क्या करा, अपनी मशीन के दोनों टर्मिनल्स को स्टार्टर से कनेक्ट कर दिया, और ये वाले दोनों टर्मिनल को लाइन के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। स्टार्टर का तीसरा टर्मिनल सर्किट ब्रेकर से हमने ये दोनों जो है यहाँ पे सर्किट ब्रेकर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब होगा क्या, आपके पास ये डीसी सप्लाई तो अवेलेबल है ही, जैसे ही आपने इसको ऑन किया सर्किट ब्रेकर को, क्या होगा, ये जो वोल्टेज V है ये आपको यहाँ पे मिल जाएगी वोल्टेज, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब खुद से देखो कैसे ट्रैक करो इसको खुद से, मतलब इसमें सिंपल सर्किट है, खुद से भी इसको आप समझ सकते हो। यहाँ पे ऐसे करंट फ्लो कर सकता है, कर रहा है या नहीं कर रहा, वो तो अभी डिपेंड करेगा कि सर्किट ओपन है कि नहीं है, पर ये क्या होगा, ऐसे करके यहाँ पर हमारा करंट जाएगा, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट से होता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये जो करंट है ये इस हैंडल में भी जाएगा। ठीक है, ये वो हैंडल है जो हम रोटेट करते हैं, आपको याद आ रहा है, ये यस जो सर। ये वही हैंडल है हमारा जिसको हम ऐसे रोटेट करते हैं। अभी ये ऑफ पोजीशन पे है, मतलब देखो जरा, यहां से ये करंट ऐसे जा सकता था, लेकिन अभी जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि यहां से क्या है, ओपन है ना, ये कोई कनेक्टेड है क्या, ये कहीं से भी कनेक्टेड नहीं। ठीक है, तो ये ऑफ पोजीशन है, यानी ये वाली पोजीशन है आपके हैंडल की। ठीक है,
अब होता क्या है, आपने क्या कर रखा है यहाँ पर, इधर देखो जरा, आर्मेचर को देखो, आर्मेचर में हमें हैवी रेजिस्टेंस चाहिए था ना, तो ये हमारा आर्मेचर है, पता चल रहा है, ये कर्सर देख पा रहे हो, ये देखो R5, R4, R3, R2, R1 सब सीरीज में कनेक्टेड है आर्मेचर के, देखो जरा यहाँ से सीरीज में कनेक्टेड है ना ये सारे के सारे, और यहाँ पे यस सर। देखो हम क्या करते हैं, जैसे ही इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं, मतलब थोड़ा सा मूव करते हैं, रोटेट करते हैं अपनी पोजीशन से, ये ऑफ पोजीशन थी, ऑफ से हम 1 पे लेके आए, तो होगा क्या, ये कनेक्ट हो गया यहाँ से, जैसे ये यहाँ से कनेक्ट हो गया, ये R1, R2, R3, R4, R5 ये सब ऐड हो जाएंगे RA के साथ, और ये सब सीरीज में आकर के आर्मेचर सर्किट में आ गए, और अब ये पूरा रेजिस्टेंस सर्किट में है, तो ये पूरी वोल्टेज V जो है ये आपके आर्मेचर को मिल गई है अलोंग विद दिस रेजिस्टेंसेस, ठीक है। तो इसकी वजह से अब करंट फ्लो करेगा, कैसे करंट फ्लो करेगा, थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, आपको नजर तो आ ही गया होगा अभी, ठीक है। अब थोड़ा सा देखो जरा इसको, जैसे ही आपने इसको ऑन करा आपका करंट ऐसे फ्लो करने लगेगा, बोलो, ठीक है। और क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट क्या रहेगा, लिमिट में रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, कुछ देर आप यहां तक यहीं पर ही रखिए इसको, और कुछ देर का मतलब ये नहीं है कि 15 मिनट तक रख करके भग गए इसको, ठीक है, कि अब चलो चाय पी के आ जाते हैं, नहीं, आपने इसको यहाँ पे रखा, थोड़ा सा वेट किया, इतने में आपको मोटर की आवाज से ही पता चल जाएगा कि उसकी स्पीड, उसके शाफ्ट जो है उसका रोटेट करना शुरू कर देगा, और ये ना मूव करने लगा है, ठीक है, तो ये कुछ स्पीड गेन कर लेगा। नेक्स्ट आप क्या करोगे इसको, फिर जैसे ही आपको लगेगा इसने कुछ स्पीड पिक कर लिया है, आप क्या करोगे, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाओ, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे ले आओगे, तो ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। तो अब तुम देखो जरा, करंट जो आ रहा है था अब ऐसे जाएगा ना, अब इसमें से थोड़ी करंट जाएगा, तो सर्किट का रेजिस्टेंस कम हो गया, ठीक है। फिर आपने ऐसे ही इसको ओके सर। तीसरे पे मूव किया, चौथे पे मूव किया, पांचवे पे मूव किया, और रन पे, ऐसे ऐसे करके आप हैंडल धीरे धीरे करके हम क्या करते हैं यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। अब लगाने के बाद यहाँ पर इसको पकड़ के रखे रहते हैं क्या, कि चलो 15 मिनट मोटर चलानी है तो 15 मिनट पकड़ के रहते हैं, या फिर अगर आधा घंटा मोटर चलानी है तो आधा घंटे यहाँ पे पकड़ के बैठे रहेंगे, नहीं ना, हमें ये चाहिए कि हम इसको यहाँ पे छोड़ दें, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या लगा है, एक सॉफ्ट आयरन का पीस हैंडल से अटैच्ड है, जब आप इस हैंडल को मूव करते हो राइट साइड में क्लॉकवाइज, तो ये जो होगा ये इस तरफ आता है। अब तुम एक चीज और नोटिस करो यहाँ पे, जैसे हैंडल ये इसके कांटेक्ट में आता है, यहाँ पर आएगा, मान लो हैंडल ऐसे आ गया, तो करंट तो हैंडल के थ्रू ही जा रहा है ना, ये हो गया। नेक्स्ट चीज देखो यहाँ पे, कि यहाँ पर ये एक और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, रिले लगा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले लगा हुआ है, बोलो, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही इधर आएगा यहाँ पे ये सॉफ्ट आयरन पीस है, यहाँ पे एक चीज और आप जो नोटिस कर सकते हो कि ये देखो रिले के 2 टर्मिनल है, एक एक जो है ये वाला जो टर्मिनल रिले का, ये किससे होता हुआ जा रहा है, आपका फील्ड वाइंडिंग पे जा रहा है, और ये जो दूसरा टर्मिनल है ये कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है। आप सोच के देखो, जैसे जैसे पोजीशन चेंज होती है ना, कौन सी पोजीशन के लिए बताऊं, कोई एक पोजीशन पिक कर लो, रन पिक कर लें, या 1 2 3 4 5 में से कोई सी भी पिक कर लो, 1 को छोड़ के कोई सी भी बताओ। 4। चलो मान लो आपका ये हैंडल यहाँ पर है, तो करंट जो होगा वो ऐसे हैंडल में जा रहा होगा ऊपर की तरफ, और ये ऐसे जाएगा और 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 ऐसे आर्मेचर में जाएगा। लेकिन ये करंट लेफ्ट साइड भी तो जा सकता है, नहीं जा सकता क्या, और जाएगा ही अगर सर्किट ओपन नहीं है तो। और ये देखो ये कहां से जा रहा है, ये आपका कॉइल से जा रहा है, और ये जा रहा है आपका फील्ड में, ठीक है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, जैसे जैसे आप इस रेजिस्टेंस को कट करते जा रहे हो, एक्चुअल में ये दूसरे पाथ के थ्रू ये किसमें ऐड होता चला जा रहा है, ये आपका वाइंडिंग में, यानी फील्ड में जो है ये आपका ऐड होता चला जा रहा है। देखो ये जो करंट है आपका, ये जो वो रेजिस्टेंस है ये आपका किसमें, फील्ड में ऐड होता चला जा रहा है। फील्ड में ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आरएफ जो होता है वो सफिशिएंटली हाई होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू होगी 100 ओम, 150 ओम,
200 ओम ऐसा करके, 100 ओम्स, 80 ओम्स, 70 ओम्स ऐसे करके इसकी वैल्यू रहती है। तो इसमें अगर तुम और 10, 15, 20 ओम या मान लो कुछ ऐड कर दोगे 100-200 ओम, तो कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये ऐसे जा रहा है। अब देखो जरा, सिर्फ मोटर क्या सिर्फ इसी से चल रही है क्या? आर्मेचर सर्किट से फील्ड भी तो चाहिए ना। तो पहले से जैसे ही आपने इसको ऑफ से ऑन किया था ना, वैसे ही क्या होने लगा था, आपका फील्ड वाइंडिंग में भी करंट जाने लगा था। और वो जो करंट जा रहा था वो इस रिले के थ्रू जा रहा था, और अभी भी रिले के थ्रू करंट है। तो ये देखो आप कि जैसे जैसे आप इसको नजदीक लेके आओगे ना, और लास्ट में जब आप इसको रन पोजीशन पे लेके आओगे, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, तो अब दिखाना था उसके लिए मैंने बता दिया, बट अब इतना इसका रोल नहीं है। तो देखो जरा, जैसे ही आप इसको रन पोजीशन में ले आओगे ना, तो ये जो सॉफ्ट आयरन पीस था ना, ये मैग्नेटाइज होकर के यहाँ पे चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो करंट है जो फील्ड में फ्लो कर रहा था, वही करंट जो इस रिले में फ्लो कर रहा है, और इस रिले में जो मैग्नेटाइज कर रहा है ये इस आयरन पीस को, और ये अपने साथ इसको चिपका देगा। ठीक है। तो यहाँ पे लाने के बाद आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, ये ऑन पोजीशन है, यहाँ पे ला करके हम छोड़ देते हैं, अपने आप चिपक जाता है यहाँ पे। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रिले हमने लगा रखा है। मैंने एक्सपेरिमेंट कराते हुए आपको कई बार बोला भी है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले होता है जो इसको चिपका देता है। ठीक है। यस सर। तो अब क्या हो रहा है, दोनों काम आपके हो रहे हैं। आर्मेचर में करंट भी जा रहा है डायरेक्टली, और स्टार्टिंग करंट भी आपने कंट्रोल कर लिया, और फील्ड वाइंडिंग में भी करंट जा रहा है। ठीक है। कोई डाउट है अभी तक तो बताइए। सर अगर हम ये रिले ना लगाएं तो क्या कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं तो मत लगाओ रिले पर, यहाँ पे पकड़ के बैठे रहो, फिर से इस हैंडल को यहाँ पे लाने के बाद पकड़ के बैठे रहो, क्योंकि अगर तुमने नहीं पकड़ के बैठे रहे इसको, तो ये क्या होगा, ये वापस अपना ऑफ पोजीशन पे आ जाएगा, मशीन ऑफ हो जाएगी। सर तो क्यों वापस क्यों आएगा सर ये क्योंकि अपने आप? यहाँ पर देखो ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग दिख रही है, ये स्प्रिंग इसीलिए है कि ये इसको वापस ओके ला सके। वापस क्यों लाना है हमें? मान लो इलेक्ट्रिसिटी आपकी चली जाए, तो आप क्या चाहोगे कि मशीन चलती रहे? बोलो। नो, अगर बंद हो जानी चाहिए। हाँ, तो होगा क्या, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जाएगी ये फील्ड करंट हो जाएगा 0, और ये इसको छोड़ेगा और ये अपने आप ऑफ पे आ जाएगा। ठीक है, अपने आप ये ऑफ पे आ जाएगा। और फिर से अगर आप जब मशीन को स्टार्ट करोगे तो वापस से रेजिस्टेंस से, हाई रेजिस्टेंस से होते हुए लो की तरफ ही आपको जाना पड़ेगा, और आपको प्रॉपर स्टार्टिंग मिल जाएगी, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था। अगर आपने रियोस्टेट लगाया होता तो जरूरी नहीं है, हो सकता है आपको ध्यान ना रहे, हो सकता है पावर एकदम से जा करके वापस आ जाए, इतने में आप वहां पे ना अवेलेबल हो, और ये क्या हो, आपने रियोस्टेट कट कर दिया पूरा रेजिस्टेंस, और इतने में स्टार्ट हो जाए वो। तो ये देखो ये ऑपरेशन हो रहा है ना यहाँ पे परफेक्ट, इसकी वजह से। तो जैसे ही आपका ये स्विच ऑफ होगा, यहाँ पे क्या होगा, करंट 0 हो जाएगा, ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा सॉफ्ट आयरन, और ये इधर चला जाएगा, वापस ऑफ हो जाएगा। अभी तक कोई डाउट है तो बताइए। सर हाँ बोलो। सर ये फोर्थ पोजीशन पे जब हमने इसे लेके गए थे हमने, तो सर ये उसमें फील्ड में सर करंट कैसे गया सर, वो बता दो सर एक बार। देखो, खुद से देखो, यहाँ पे ये जो करंट है ये ऐसे जा रहा है ना, बोलो ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? सर कौन सा वाला सर दिखा रहे हैं? अच्छा हाँ सर। है ना, ये करंट जा रहा है ना यहाँ से, ये पॉजिटिव से ऐसे होकर के ऐसे होकर के ऐसे होकर के ऐसे हैंडल के थ्रू जाएगा, है ना। अब यहाँ पर इस पॉइंट पे आने के बाद देखो दो पाथ है ना, लेफ्ट भी तो जा सकता है और राइट भी यस जा सर। सकता है। तो राइट तो जा ही रहा है सर क्योंकि लेफ्ट में क्यों आर्मेचर जा सर्किट सकता में है जा रहा सर? है। हाँ, सर लेफ्ट में क्यों जा सकता है? अगर यहाँ पर दो वायर जा रहे हैं और ये जंक्शन है, तो करंट क्या सिर्फ इधर राइट में ही जाएगा? उसको पता है कि राइट में ही मुड़ना है या लेफ्ट में ही मुड़ना है? नहीं। उसको तो जहां भी पाथ मिलेगा अगर वो उतना चला जाएगा वहां पे। ठीक है। ओके सर। तो ये लेफ्ट में गया, यहाँ से गया, कम चला जाएगा लेकिन जाएगा तो तब भी। ठीक है, जितना रेजिस्टेंस होगा अकॉर्डिंगली चला जाएगा, लेकिन जाएगा तो है ही ना। ठीक है, तो ये इस तरह से जा ठीक है रहा सर। है। और कोई डाउट है अभी तक तो बताओ, बोलो। नो सर। चलो, तो ये मैंने फिर से हटा दिया, क्योंकि इतना नहीं, जितना ज्यादा लिखूंगा ना फिर वो बाद में दिक्कत करेगा। अभी समझाने में तो अच्छा लगता है, बाद में फिर वही दिक्कत करता है सब चीज। तो मेरे ख्याल से ऑपरेशन आपको समझ में आ रहा है इसका। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या करनी थी हमें यहाँ पर, ये हो गया था ऐसे। अब
दो तीन चीजें यहाँ पर और ध्यान रखनी है। देखो यहाँ पर एक और रिले है जो यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, इसको हम एनवीसी भी बोलते हैं या एनवीआर भी बोलते हैं। ये क्या करता है, नो वोल्ट रिलीज। इसका मतलब क्या है, ये लिखा हुआ है नो वोल्ट कॉइल, एनवीसी या एनवीआर, नो वोल्ट रिलीज या नो वोल्ट कॉइल है जो रिलीज करने के काम आती है। तो जैसे यहाँ पे वोल्टेज नहीं होगी, मतलब ये ओपन हो गया सपोज करो सर्किट ब्रेकर, यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, 0, तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, तो फील्ड वाइंडिंग में से भी कोई करंट नहीं जाएगा, मतलब इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में से भी कोई करंट नहीं जाएगा, जिसकी वजह से इसको रिलीज कर देगा। तो इसीलिए ये नो वोल्ट कॉइल हम इसलिए बोल रहे हैं कि अगर वोल्टेज नहीं होगी, नो वोल्ट, अगर वोल्टेज नहीं होगी तो ये क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, इसीलिए इसको नो एनवीआर भी हम बोल रहे हैं, नो वोल्ट रिलीज, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे एक स्प्रिंग है जो वापस पोजीशन पे ले आती है, ऑफ पोजीशन पे, अगर आपने इसको ऑफ कर दिया है मशीन को, या फिर पावर अपने आप चली गई है। अब लास्ट चीज हमारे पास ये बची है, ये वाला सेक्शन, कि यहाँ पर एक और इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी हुई है या एक और रिले लगा हुआ है, ये क्या पर्पस सर्व कर रहा है वो हमें देखना है, ठीक। तो ये देखो जरा, जब आप इस स्विच को ऑन करते हो सर्किट ब्रेकर को, वोल्टेज आपको मिलती है, तो करंट जो होगा, करंट आपका जा तो रहा है हैंडल के थ्रू, लेकिन वो इस रिले के थ्रू होता हुआ जा रहा है, अगर आपको नजर आ रहा हो तो। क्लियर है ये चीज, बोलो। ये जो आपका आर्मेचर करंट है, ये इस कॉइल के थ्रू होता हुआ जा रहा है, इसके थ्रू फील्ड करंट होता हुआ जा रहा है, इसके थ्रू आर्मेचर करंट होता हुआ जा रहा है। बोलो, कोई डाउट है? या लाइन करंट हम बोल सकते हैं, लाइन करंट ये हमारा जो है वो इसके थ्रू होता हुआ जा रहा है। बोलो बच्चों, पता चल रहा है? यस सर। चलो, अब सोच के देखो, मान लो ओवरलोड हो गया। ओवरलोड का मतलब क्या होता है, करंट बहुत ज्यादा ड्रॉ हो रहा है, बहुत ज्यादा करंट ड्रॉ हो रहा है। तो जितना ज्यादा ये कॉइल करंट ड्रॉ करेगी, उतना ज्यादा ये इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रांग होगी। ये रेटेड कंडीशन में नहीं होगा ऐसा कि ये रेटेड कंडीशन में बहुत पावरफुल है। जब करंट रेटेड से ज्यादा बढ़ने लगेगा, आईएल जो है रेटेड से भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा, तो ये स्ट्रांग होती चली जाएगी। और नीचे देखो जरा, ये एक सॉफ्ट आयरन कोर दिख रहा है आपको, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा जब एक बार ये सफिशिएंटली पावरफुल हो जाएगी। मान लो आप इसको इस तरह से डिजाइन कर रहे हो कि अगर 2 टाइम्स आईएल हो गया ना, तो ये इतनी सफिशिएंटली पावरफुल हो जाएगी कि सॉफ्ट आयरन को अपनी तरफ खींच लेगी, है ना। वो तो आप डिसाइड कर सकते हो उसको अपने हिसाब से। सर दोबारा से। देखो, ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यहाँ पे कॉइल लपेटी, इसकी पावर कितनी ज्यादा होगी बताओ? जितनी ज्यादा एमएमएफ है उतना ज्यादा फ्लक्स होगा ना, तो एन इंटू आई पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आई यहाँ पे आईएल है। यस सर। अब जैसे जैसे आईएल बढ़ेगा, इसका फ्लक्स नहीं बढ़ेगा, इसका मैग्नेटाइजेशन नहीं बढ़ेगा। अब मान लो नीचे एक कोर है ऐसे, ठीक है, और लेकिन आईएल करंट पे ये सफिशिएंट मैग्नेटिज्म नहीं प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन जैसे ही ये ट्वाइस होता है, ये ट्वाइस से ज्यादा होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस, ये इतनी सफिशिएंट पावरफुल हो जाती है, इतना फ्लक्स क्रिएट कर लेती है कि ये इसको अपनी तरफ खींच ले, ठीक है। यहाँ से ये हिंज्ड है, तो ये एंड क्या होगा, ये एंड आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी समझ में आया? सर ये 2 टाइम्स क्यों गया सर आपने? जब ओवरलोड होगा तो करंट ज्यादा होगा कि नहीं होगा, बताओ, आईएल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस सर। तो वही हम कह रहे हैं ना, अगर ओवरलोड होने लगा तो करंट बढ़ने लगेगा। लेकिन आप मानना, आप चाहते हो कि 2 गुना करंट तक भी कोई दिक्कत नहीं है, मशीन डिजाइन है कि 2 गुना करंट जो है वो झेल जाएगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कुछ समय के लिए, ठीक है। तो आपने क्या डिजाइन किया है, आपने इस तरह से डिजाइन किया कि जब इसमें 2 टाइम्स करंट होता है तो ये इतना सफिशिएंट पावरफुल हो जाती है कि इसको अपनी तरफ खींच ले। अभी क्लियर है? यस सर। अब जैसे ही ये अपनी तरफ इसको खींचेगी तो क्या होगा, ये आपको दिख रहा है ट्रायंगल, ये क्या कर देगा, इन दोनों वायर को शॉर्ट कर देगा, मतलब ये इन दोनों से कनेक्ट हो जाएंगे, ये तीनों जो हैं पॉइंट, ये दोनों वायर जो हैं ये शॉर्ट हो जाएंगे। बताओ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जैसे ही ये ऊपर की तरफ ये मूव करेगा लिवर, ये दोनों शॉर्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों इस कंडक्टर से कनेक्ट हो जाएंगे, ये शॉर्ट हो गए। जैसे ही ये शॉर्ट हो गए, आप देखो जरा यहाँ पर, ये दोनों वायर कहाँ कनेक्टेड है, ये दोनों वायर कनेक्टेड हैं रिले के एंड्स पे, ये दोनों भी रिले के एंड्स पे कनेक्टेड है।
और क्योंकि ये शॉर्टेड है तो वोल्टेज कितनी हो गई, 0। अगर वोल्टेज 0 हो गई रिले के अक्रॉस तो कितना करंट फ्लो करेगा, 0। और अगर ये 0 हो गया तो फिर से क्या होगा, इसका मैग्नेटाइजेशन खत्म और ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है ये फिर से छूट जाएगा और ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। मतलब ये ओवरलोड प्रोटेक्शन भी आपको देती है। अगर आपकी मशीन ओवरलोड हो जाती है तो आप इसको इस तरह से डिजाइन कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद क्या हो, ये जो रिले हो ये छोड़ दो। अब आपको याद होगा तो एक एक्सपेरिमेंट हम कर रहे थे शायद डीसी मशीन के, डीसी जनरेटर के कैरेक्टरिस्टिक्स कर रहे थे यार मोटर के। तो उस समय में एक्सपेरिमेंट करते करते एक बार शॉर्ट हो गया था, वो अपने आप बंद हो गई थी मशीन, याद है आपको? यस सर। हाँ, तो वो इसका ये एक रीजन हो सकता है, यहाँ पर जैसे ओवरलोड होगा ये अपने आप इसको ऑफ करा देगा। ठीक है, ये उतना सफिशिएंट पावरफुल नहीं रहती है। बोलो कोई डाउट है तो बताओ, अभी तक कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो एक लास्ट पॉइंट और है इसमें, वो हम डिस्कस करते हैं, फिर हम 4 पॉइंट स्टार्टर मोटर देख लेते हैं। 4 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर अगर आपको समझ में आ गया तो 4 पॉइंट स्टार्टर में भी कुछ नहीं है। अभी तक कोई डाउट है बच्चों? नो सर। सर इसे 3 पॉइंट क्यों बोलते हैं सर वैसे? क्योंकि इसमें 3 पॉइंट है, LFA। अच्छा ठीक है। ठीक है, चलो तो ये मैंने वापस से इसको क्लीन कर दिया रहेगा। ठीक है, अब तो ये था हमारा ओवरलोड प्रोटेक्शन, ये है, ये वाली रिले हमें दे रहा है, ये रिले हमें नो वोल्ट रिलीज दे रहा है, मतलब अगर पावर ऑफ हो जाए तो उसके लिए ऑफ करने के काम आ रहा है। और ये हमारा जो पर्पस था वो भी सर्व हो गया साथ में कि हम इनिशियल करंट को लिमिट कर पा रहे हैं, तो वो सारे काम हमारे यहाँ पे हो गए। एक चीज आप यहाँ पे देख सकते हो कि रेजिस्टेंस जो है हम इंक्रीज कर रहे हैं फील्ड सर्किट में, जो ये रेजिस्टेंस कट होता चला जा रहा है ये फील्ड सर्किट में ऐड होता चला जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तो इससे आप एक सिंपल सी चीज आप यहाँ पे देख सकते हो कि E जो है दैट इज इक्वल्स टू K phi ओमेगा M। ठीक है, और अगर आप जो है फील्ड का रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हो, RF अगर आपने इंक्रीज करा, RF प्लस R है ना, अगर आपने RF फील्ड रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज कर दिया, वोल्टेज तो जो अप्लाई कर रहे हो आप सेम है, तो उससे क्या होगा, V अपॉन RF यानी IF जो होगा, अगर आपने RF इंक्रीज करा तो IF डिक्रीज हो जाएगा। अगर करंट डिक्रीज हो गया तो MMF डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से ये फील्ड फ्लक्स जो है ये क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। अब ओमेगा M जो है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फाई के, क्योंकि फाई कमजोर होगा स्पीड क्या होगी, बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, स्पीड आपका इंक्रीज करने के काम आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने उसको रखा है कि हम स्पीड भी क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। इसी तरह से हम अबव बेस स्पीड भी जा सकते हैं, बेस स्पीड या रेटेड स्पीड हम जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम उसको ऐड करते जा रहे हैं फील्ड सर्किट में। नेक्स्ट चीज यहाँ पे प्रॉब्लम की लेकिन क्या बात है कि जैसे जैसे आप इसमें मान लो आप और ऊपर जाना चाहते हो, स्पीड और बढ़ाना चाहते हो, तो फ्लक्स को अगर आपने और कमजोर करना शुरू कर दिया तो उसके लिए रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट क्या होने लगेगा, फील्ड करंट आपका कम होने लगेगा। तो अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो फ्लक्स कम करना पड़ेगा, अगर आप फ्लक्स कम करना चाहते हो तो फील्ड सर्किट का रेजिस्टेंस आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपने इस फील्ड सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाया तो इसमें करंट कम हुआ, फील्ड करंट कम हुआ। फील्ड करंट कम होने से दिक्कत क्या है, फील्ड करंट कम होने से दिक्कत यह है कि ये जो फील्ड करंट है ना, यही तो अल्टीमेटली किस में जा रहा है, देखो जरा ट्रैक करो, इस रिले में एनवीसी जो है, एनवीसी नो वोल्ट कॉइल जो है, इसके अंदर क्या जा रहा है, इसके अंदर फील्ड करंट जा रहा है ना। अगर फील्ड करंट कम करते चले जाओगे तो इसके अंदर करंट कम जाएगा। हो सकता है कि आपने उसको इतना कम कर दिया कि ये क्या हो, आपने स्पीड बढ़ाने के लिए फील्ड करंट कम किया है और पता चला इसने इसको छोड़ ही दिया, ये ऑपरेशन ही बंद कर दिया मशीन। तो एक लिमिट के ऊपर स्पीड नहीं बढ़ा सकते आप 3 पॉइंट स्टार्टर की मदद से। समझ में आया, ये पॉइंट समझ में आया बच्चों, कि एक पर्टिकुलर स्पीड से ज्यादा स्पीड पर आप जा नहीं सकते, उससे ज्यादा स्पीड बढ़ाने का मतलब ये है कि करंट इतना कम हो जाएगा कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये सॉफ्ट आयरन पीस को अपने पास मैग्नेटाइज करके नहीं रख पाएगी, इसको छोड़ देगी और ये वापस आ जाएगा। स्प्रिंग भी है ना क्योंकि यहाँ पे, बोलो अरे हाँ ना कुछ बोलोगे, समझ यस में आ सर रहा आ है? गया। हाँ यस गुड। सर।
अब देखो 4 पॉइंट स्टार्टर में क्या कर रहे हैं हम, देखो एक चीज और देख लो, यहाँ पे शंट फील्ड होना जरूरी है। अगर आपकी शंट फील्ड है तभी तो हम ये काम कर पाएंगे ना, ये जो भी हम काम अभी तक करते आ रहे हैं। तो ये शंट या कंपाउंड मशीन्स के लिए काम करेंगे स्टार्टर्स। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें इस प्रॉब्लम को भी हम दूर कर देते हैं। कैसे दूर कर देते हैं? सारा का सारा अरेंजमेंट सेम है, यहाँ पे देख लो, ये वाला पार्ट देख लो, एफ ए देख लो, ये कॉइल देखो, ये देखो, और ये रेजिस्टेंस जो है, ये सब कुछ देख लो, सब कुछ सेम है, सिर्फ एक चेंज है। क्या चेंज है बता सकते हो? ये एन आ गया। हाँ, एन हमारे पास एक और आ गया, ये एक टर्मिनल आ गया, 4 पॉइंट मिल गए ना अब हमें, इसलिए 4 पॉइंट स्टार्टर है। इसके लिए हमने करा क्या, ये जो है कॉइल, ये जो जा रहा था आपका, ये हमने यहाँ पे एक एडिशनल रेजिस्टेंस आर लगा करके भी कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो होगा क्या, इसका जो करंट है ना, मतलब अब आप क्या कर रहे हो, अगर आपने रियोस्टेट की वैल्यू को बढ़ाना शुरू करा, रेजिस्टेंस बढ़ाना शुरू करा, तो फील्ड करंट क्या होना शुरू कर देगा, आपका फील्ड करंट तो कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आईएफ क्या होने लगेगा, रिड्यूस होने लगेगा। लेकिन क्योंकि इसके पास एक ऑल्टरनेट पाथ है जिसमें से करंट जा सकता है यहां से, तो ये जो कॉइल का करंट है ना, एनवीसी का जो करंट है, ये कम नहीं होगा। ठीक है, इस पे सफिशिएंट करंट रहेगा, इस रेजिस्टेंस को आप सेट करके इसमें सफिशिएंट करंट आप रख सकते हो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है इस कोर को पकड़ के रखे, सॉफ्ट आयरन कोर पीस को पकड़ के रखे। ठीक है, तो ये हमारा ऑपरेशन है 4 पॉइंट स्टार्टर। एक एडिशनल है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसको अटैच करके रख सकते हैं, और हम इस रेजिस्टेंस को भी बढ़ा सकते हैं, जिससे फील्ड करंट को कम कर सकते हैं, जिससे फ्लक्स को कम कर सकते हैं, और जिससे स्पीड को क्या कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं। तो अब आप मतलब काफी अच्छी खासी वेरिएशन स्पीड की रख सकते हो 4 पॉइंट स्टार्टर मोटर को भी, अगर आप यूज करते हो। ठीक है, लैब में हमें बेस स्पीड से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाना होता, इसलिए 3 पॉइंट स्टार्टर हम यूज करेंगे। कोई डाउट है तो बताओ। ये हमारा 4 पॉइंट स्टार्टर है। सर ये 4 पॉइंट का सर सिर्फ इसलिए यूज हुआ ना ताकि हम स्पीड को ज्यादा बढ़ा सके। हाँ, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि उसमें आपने जैसे स्पीड आप बढ़ाना शुरू करोगे, फ्लक्स कमजोर से करना शुरू करोगे, ये मोटर, ये हैंडल ही छोड़ देगा, ऑफ कर देगा मोटर एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा। तो ओमेगा एम एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा नहीं लेके जा पाओगे, यहाँ पर आप कर सकते हो। ठीक है, तो दैट्स इट सर फॉर, हाँ बोलो। सर लोड को बढ़ाने का मतलब होता क्या है सर? लोड हमने को लोड को बढ़ाना, इंक्रीज कर दिया। मैं एक बार बता देता हूँ। देख, लोड को बढ़ाने का मतलब होता है, दो चीजें हैं, पहले तो आप इसको समझो। आपके पास जनरेटर है और आपके पास मोटर है, दोनों में लोड को बढ़ाने का मतलब क्या है वो हम समझते हैं। ठीक है, जनरेटर में तो आप समझ सकते हो कि लोड बढ़ाने का मतलब क्या है, आप इलेक्ट्रिकल लोड कनेक्ट करोगे। ठीक है, तो जैसे ये आपका जनरेटर है, आप मुझे सोच के आप बताइए, जैसे मान लीजिए आपका ये शंट जनरेटर है, कि यहाँ पे ये लोड है, इसके बढ़ने का मतलब क्या होना चाहिए, बोलो। सर करंट ज्यादा ड्रॉ हो रहा है। हाँ, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, बताओ। सर ये नहीं पता। देखो, लोड आप ज्यादा बढ़ाओगे, मान लो आप घर पे चला रहे हो, घर पे आप सोच के देखो, आपके घर पे वायरिंग जो होती है, जो आपके फैन, बल्ब, ट्यूब लाइट्स, एसी कनेक्टेड होते हैं, रेफ्रिजरेटर के लिए जो भी सॉकेट आपके मिले होते हैं, ये सारे लोड पैरेलल में कनेक्ट होते हैं कि सीरीज में? सर पैरेलल में। क्यों कनेक्ट होते हैं? क्योंकि ताकि सर सबको, सबकी रेटिंग अलग अलग है। सबको वोल्टेज सेम है, सबको वोल्टेज सेम है सर। वोल्टेज सेम चाहिए। हम क्या करते हैं, सबको इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि सबकी वोल्टेज क्या हो, सेम हो। करंट अलग अलग हो सकता है, एसी ज्यादा करंट ड्रॉ कर लेगा तो ज्यादा पावर ड्रॉ हो जाएगी, क्योंकि V इंटू आई पावर होती है ना। तो मान लो आपका रेफ्रिजरेटर है तो वो ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा, वोल्टेज वो भी सेम लेगा, बल्ब भी सेम लेगा, ठीक है, हीटर भी सेम लेगा, वॉशिंग मशीन भी सेम लेगी, और आपके ट्यूबलाइट भी सेम लेगी वोल्टेज, लेकिन करंट वो अलग अलग ड्रॉ करेंगे। तो जो जितना ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा उतनी पावर ज्यादा ड्रॉ कर रहा है, सीधी सी बात। क्लियर है ये? अब आप सोच के देखो ओके कि सर। आपने बहुत सारे यहाँ पे लोड जो है पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जैसे जैसे आप पैरेलल में कनेक्ट करते जाओगे, ओवरऑल रेजिस्टेंस कम नहीं होगा, कि कम होगा कि बढ़ेगा? सर रेजिस्टेंस कम होगा। कम होगा, पैरेलल में कनेक्ट करने से रेजिस्टेंस कम होगा। ये कनेक्टेड है यहाँ पे, ये लोड को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका। ठीक है,
अब आप सोच के देखो, आप रूम में जाओगे, जैसे जैसे आप ऑन करते चले जाओगे तो ऑब्वियसली आप लोड ज्यादा यूज कर रहे हो, लेकिन वो पैरेलल में कनेक्ट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस ओवरऑल कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल करंट ज्यादा ड्रॉ हो रहा है और पावर भी ज्यादा ड्रॉ हो रही है। मतलब सीधी सी बात है, अगर करंट वोल्टेज तो आपने सेम ही रखे, लेकिन करंट तो ज्यादा ड्रॉ कर लिया ना आपने, तो पावर तो ज्यादा हो ही गई। तो ये है लोड के इंक्रीज करने का मतलब जनरेटर के केस में। अगर इसमें कोई डाउट है तो बताइए। ओके सर। लेकिन जब हम बात करते हैं मोटर की, मोटर में तो ऐसा नहीं है ना कि तुम मोटर से बल्ब जलाओगे बैठ करके, क्यों? मोटर में तो ऐसा नहीं है ना। मोटर में लोड का मतलब क्या नहीं है सर। बताओ? मोटर में भी करंट जो होगा वो ज्यादा ड्रॉ करेगा। देखो यहाँ पे लोड ज्यादा ड्रॉ करेगा, यहाँ पे मोटर ज्यादा ड्रॉ करेगी करंट, लोड करंट। ठीक है, कैसे? इसमें लोड बढ़ाने का मतलब होता है आप लोड टॉर्क बढ़ा रहे हो, मतलब मशीन के ऊपर और ज्यादा सामान लाद दिया, जैसे जिसको रोटेट करना है आपको। जैसे कि बाइक पे जा रहे थे, एक बंदा जा रहा था, आप दूसरा बिठा दिया, आपने तीसरा बिठा दिया, दो बच्चे भी बिठा दिए उसके ऊपर, तो क्या कर रहे हो आप उसके ऊपर? टॉर्क इंक्रीज कर रहे हो, लोड टॉर्क इंक्रीज कर रहे हो। अब इस मशीन को अगर रोटेट करना है तो इसको भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क नहीं बढ़ाना पड़ेगा क्या? अगर ये मशीन फिर से सर रोटेट करना चाहती है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, नहीं बढ़ाएगी तो बैठ जाएगी वहीं पे, तो इंक्रीज करने का फायदा क्या हुआ? तो टॉर्क बढ़ने का मतलब लोड टॉर्क को आपने इंक्रीज कर दिया, विच मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क हैज टू इंक्रीज, और वो इक्वल्स होता है की फाई आई ए के। अब शंट मोटर में फ्लक्स तो कांस्टेंट हो गया, क्या बढ़ाना पड़ेगा? करंट बढ़ाना पड़ेगा। करंट कैसे बढ़ेगा? ये करंट। करंट ड्रॉ करेगा। तो दोनों ही केस में अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि करंट का लेन देन ज्यादा होगा। ठीक है, लोडिंग के लिए ठीक है हम बोल सर। सकते हैं कि करंट ज्यादा ड्रॉ होगा। तो सेम चीज हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि अगर हम लोड बढ़ रहा है, ओवरलोड बढ़ने का मतलब यहाँ पे करंट ज्यादा ड्रॉ हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोड बढ़ने का मतलब एक्चुअल में क्या होगा? एक्चुअल में यहाँ पर आपने लाद दिया ज्यादा सामान, ठीक है, अब उसको रोटेट करना पड़ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क क्या होगा? रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, तो के फाई आई ए बढ़ जाएगा, फोर्स फ्लक्स तो कांस्टेंट है, जिसके लिए यहां से करंट ज्यादा ड्रॉ होगा। अब आप लादते जा रहे हो, लादते जा रहे हो, मोटर को थोड़ी पता है ये बात। मोटर तो अपना जब तक तुम लादते जाओगे जब तक वो चल सकती है। ठीक है, वो डायलॉग सुना है ना मांझी द माउंटेन मैन का, जब तक फोड़ेगा नहीं छोड़ेगा नहीं, वही वाला हिसाब है। यस सर। मशीन तो जब तक बैठेगी नहीं ना, मशीन तो चलती रहेगी, वो तो ड्रॉ कर देगी करंट। उसको तो लादते जाओ, उसे नहीं पता। ठीक है, तो उसको लादते जाओगे तुम लोड, वो अपना ड्रॉ करती चली जाएगी, करती चली जाएगी, करंट बढ़ता चला जाएगा, अल्टीमेटली फूक जाएगी, बैठ जाएगी आराम से। ठीक है, वो तुम्हें चेक करना है। उसके लिए हमने यहाँ पे क्या करा दिया? एक रिले लगा दिया। अब ये क्या कर रहा है? ये लोड करंट आपने लादते चले गए, करंट बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, तो क्या हुआ? ये अल्टीमेटली अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और मशीन बैठने की बजाय बंद हो जाए, यानी मशीन को सेफ्टी मिल गई, प्रोटेक्शन मिल गया ओवरलॉड से। अभी क्लियर है? यस सर। तो दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन।